नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज की इस वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करेंगे चेक बाउंस केस में कितने स्टेज होते हैं, यानी कि जो चेक बाउंस केस का फुल ट्रायल चलता है, केस का जब ट्रायल चलता है तो कितने स्टेज से होकर गुजरता है। यहाँ तक कि जो केस का जो कोई कंप्लेन किया जाता है, जो चेक अमाउंट होता है उस पर कोर्ट फीस कितनी लगती है, मतलब फुल प्रोसेस वीडियो क्या प्रोसेस होता है, कौन कौन से स्टेप के साथ में ये केस फाइल होता है, इन सब के बारे में बात करेंगे। बस आपसे रिक्वेस्ट यही है कि वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और आप सभी के लाइफ में बहुत ही यूजेबल होने वाली है। दोस्तों वैसे तो जो चेक बाउंस केस का जो मामला होता है वो समरी ट्रायल होता है, मतलब बहुत छोटा प्रोसेस होता है इस केस को ट्रायल करने के लिए, ट्रायल पे चलाने के लिए। लेकिन एक्चुअल में होता क्या है, जब केस ये फाइल होता है तो चूंकि इसमें जब दोनों पार्टी आपस में कॉन्टेस्ट करती हैं तो केस काफ़ी लंबा हो जाता है। एक बार शुरू से पूरा समझते हैं स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले होता क्या है, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को क्या करता है, चेक देता है। वो ब्लैंक चेक भी हो सकता है सिग्नेचर करके, या फिर अमाउंट के साथ में भी हो सकता है। चेक देने के बाद में चेक जारी करता जो होता है, जब चेक देता है, जो रिसीव करने वाला होता है उसको जब देता है चेक, तो होता क्या है, कुछ समय बाद जब वो चेक डालता है या उसी समय डालता है, चेक बाउंस हो जाता है। और जब चेक बाउंस हो जाता है यहीं से अपराध हो जाता है। चेक बाउंस होना एक अपराध है। आपको आगे बढ़ने से पहले बताना चाहूँगा, ये जो चेक बाउंस का मामला होता है ये आपराधिक, ये क्रिमिनल कैटेगरी में इसको रखा गया है। पहले नहीं था लेकिन बाद में इसको रखा गया, क्योंकि जो चेक बाउंस के मैटर है, मतलब कोर्ट के लिए एक बहुत बड़ा चिंता का विषय है कि ये केसेस बढ़ते जा रहे हैं, ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहे हैं। अब चेक बाउंस हो गया, उसके बाद में होता क्या है, बैंक से जब रिटर्न मिलता है तो साथ में आपको चेक बाउंस होने के साथ साथ जो चेक बाउंस होता है उसके साथ में एक आपको स्लिप मिलती है। आप उस स्लिप में देखेंगे तो उसमें रीज़न लिखा होता है कि आखिर चेक बाउंस किस लिए हुआ। दोस्तों चेक बाउंस होने के कई सारे रीज़न हो सकते हैं, जैसे कि नंबर 1, अकाउंट में पैसा नहीं है। नंबर 2, अकाउंट क्लोज हो चुका है। नंबर 3, सिग्नेचर मैच नहीं कर रहा है। नंबर 4, हो सकता है चेक जारी करता ने चेक के ट्रांजैक्शन पर रोक लगा दिया हो। ये 4 कारण हैं जिस आधार पर चेक बाउंस होता है। या फिर चेक के साथ कोई छेड़छाड़ किया जाए तब भी चेक बाउंस हो सकता है। बाउंस होने के कारण आप लोग समझ गए। इसके बाद में आपको स्लिप भी मिल गई, चेक बाउंस होने का रीज़न बैंक देता है साथ में। इसके बाद में जिन्होंने चेक जमा किया था उनको राइट मिल जाता है कि आपके अगेंस्ट कार्रवाई, लीगल कार्रवाई कर सकें। तो लीगल कार्रवाई करने से पहले एक नियम बनाया गया है कि सामने वाले व्यक्ति के अगेंस्ट अगर आप लीगल कार्रवाई करते हैं तो सबसे पहले आपको लीगल नोटिस देना होगा। तो लीगल नोटिस कैसे दिया जाता है, किस प्रावधान के तहत दिया जाता है, तो आप लोगों को बताना चाहूँगा, एनआई एक्ट की धारा 138 के तहत एक लीगल नोटिस भेजा जाता है। वो लीगल नोटिस चेक बाउंस होने की से जो उसकी डेट होती है बाउंस होने की, तब से लेके 30 दिन के अंदर आपको एक लीगल नोटिस भेजनी होती है। अगर आप 30 दिन का टाइम ज़्यादा हो गया है तो जो लीगल नोटिस भेजने का जो टाइम पीरियड होता है ख़त्म हो गया, वो अधिकार आपने अपने आप से खो दिया। इसके बाद में अगर आपने लीगल नोटिस भेज दिया, पार्टी पैसे कर देती है तो केस करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन अगर पार्टी पैसे नहीं देती है, पेमेंट नहीं करती है, तो फिर आगे जो अगला स्टेप होता है वो होता है केस करना। चूँकि चेक बाउंस का जो मामला होता है उसको क्रिमिनल केस की कैटेगरी में रखा गया है, तो इसका जो ट्रायल होता है वो एमएम के यहाँ होता है, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के यहाँ। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आप लोगों को बताना चाहूँगा ये कैसे डिसाइड होता है कौन सी एमएम के यहाँ केस चलेगा, यानी कौन से मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के यहाँ आपका केस चलेगा। तो ध्यान रहे, जिस बैंक में आपका चेक बाउंस हुआ है उस वह बैंक कौन से पुलिस स्टेशन के अंतर्गत आता है और उस पर्टिकुलर पुलिस स्टेशन का जो एमएम का कोर्ट होता है ना, वहाँ पे केस चलता है। तो ये ध्यान देना बहुत ज़रूरी होता है। इसी तरह से कंफर्म होता है कि आपका केस किस कोर्ट में चलेगा और कौन से कोर्ट, मतलब एमएम के यहाँ चलेगा। इस बात से स्पष्ट होता है कि आपका जो केस है चेक बाउंस का वो कौन सी कोर्ट में चलेगा और किस कोर्ट के एमएम के यहाँ चलेगा। तो आगे बढ़ने से पहले आप लोगों को बताना चाहूँगा, एक पुलिस स्टेशन में 3 एमएम होते हैं, एक सीएमएम होता है। एमएम मतलब मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, सीएमएम का मतलब हो गया चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट। जो केस फाइल होता है वो सीएमएम के नाम से फाइल होता है, लेकिन वो केस का जो ट्रायल चलता है वो एमएम के यहाँ चलता है।
ठीक उसी तरह अगर किसी बच्चे को स्कूल से छुट्टी लेना होता है तो जो एप्लीकेशन लिखेगा छुट्टी के लिए वो प्रिंसिपल को लिखता है, लेकिन उस एप्लीकेशन को वेरीफाई या ओके कक्षा अध्यापक होता है, यानी जो क्लास टीचर होता है वो करता है। ठीक उसी तरह जो चेक बाउंस का केस होता है वो सीएमएम के यहाँ फाइल होता है, लेकिन उसका जो ट्रायल चलता है वो एमएम के यहाँ चलता है। दोस्तों अब हम अपनी टॉपिक पर आ जाते हैं कि आपने या जिसका चेक बाउंस हुआ था उसने क्या किया, चेक जारी करने वाले को एक लीगल नोटिस दे दिया, वो भी 30 दिन के अंदर। चेक बाउंस की जो डेट होती है उससे 30 दिन के अंदर एक लीगल नोटिस भेज दिया। जब लीगल नोटिस भेज दिया गया उसके 15 दिन के अंदर आप केस कर सकते हैं। 15 दिन का टाइम आपको मिलता है, 15 दिन के अंदर आप केस फाइल कर सकते हैं। टोटल 45 दिन का टाइम होता है आपको चेक बाउंस होने की डेट से लेकर 45 दिन का आपके पास टाइम होता है केस फाइल करने का। दोस्तों अब आगे बढ़ने से पहले हम ये जान लेते हैं कोर्ट फीस। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कोर्ट फीस। काफ़ी लोगों का सवाल होता है कि कोर्ट फीस क्या होगी। कोर्ट फीस बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होता है, बिना इसके तो केस फाइल नहीं किया जा सकता है। अगर चेक अमाउंट 1 लाख का है तो उस पर 5% कोर्ट फीस होता है। अगर वही चेक अमाउंट 1 लाख से 50 लाख तक का होता है तो उसका जो कोर्ट फीस होगा वो 4% होता है। और वहीं पर अगर चेक अमाउंट 50 लाख से ज़्यादा होता है तो कोर्ट फीस आपका 3% हो जाएगा। अब हम अपनी टॉपिक पर आ जाते हैं। आपने नोटिस भी दे दिया, आपने अब 45 दिन के अंदर आपको कंप्लेंट डालना है, तो कंप्लेंट आपको सीएमएम के नाम से डालना होगा, जिसमें सभी दस्तावेज लगाए जाएंगे, यहाँ तक चेक बाउंस भी लगाया जाएगा। उनके 4-5 सेट तैयार करने होते हैं और साथ में जो शिकायत करता होता है उसका शपथ पत्र भी लगाया जाता है। चेक की ओरिजिनल कॉपी भी लगाई जाती है और साथ में एक फोटो कॉपी भी लगा दें तो अच्छी बात है। और चेक बाउंस की जो स्लिप होती है जो चेक के साथ बैंक वापस करता है उसको भी लगाना जरूरी होता है। अगर आप लीगल नोटिस भेजते हैं तो लीगल नोटिस की एक कॉपी भी उसके साथ में लगा सकते हैं। और साथ में आपने जो लीगल नोटिस भेजा था वहाँ पर जाकर रिसीव हुआ था उसको ट्रैक करके उसको भी लगाना जरूरी होता है, ताकि यह पता चल सके कि जो लीगल नोटिस की सर्विस है वो अच्छी तरीके से हो गई। आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ और जान लीजिए, जब कभी भी लीगल नोटिस आप भेजते हैं तो इंडियन पोस्ट से भेजिए, रजिस्टर्ड डाक से भेजिए, या आप रजिस्टर्ड एडी से भेज सकते हैं, या फिर आप स्पीड पोस्ट भेज सकते हैं। एड्रेस सही और करेक्ट होना चाहिए। जब आप केस फाइल करते हैं तो आपका केस जब रजिस्टर्ड हो जाता है तो आपको एक केस नंबर मिल जाता है। उसके बाद में होता क्या है, कोर्ट जो होता है सम्मन इशू करता है किसके, जिन्होंने चेक जारी किया था। एक सम्मन इशू किया जाएगा, 2 किया जाएगा, 3 किया जाएगा। अगर तीनों सम्मन पे जो आरोपी होता है वो कोर्ट में पेश नहीं होता है तो जो एमएम की कोर्ट होती है या सीएमएम की कोर्ट होती है वो आरोपी के अगेंस्ट वारंट इशू करती है। डिपेंड कर जाता है कि कंडीशन कैसी है, उस पर वेलेबल वारंट भी हो सकता है, नॉन वेलेबल वारंट भी इशू किया जा सकता है। कहाँ जाएगा वो वारंट, वो उस क्षेत्र में, जिस क्षेत्र में बैंक है या उस पुलिस स्टेशन में जाएगा और ये आदेश दिया जाएगा पुलिस को कि आरोपी को कोर्ट में लाकर पेश किया जाए। उसके बाद में इशू फ्रेम होगा। इसके बाद क्रॉस एग्जामिनेशन होगा। एनआई एक्ट की धारा 145(2) के तहत आवेदन दिया जाता है क्रॉस एग्जामिनेशन के लिए। उसके बाद कोर्ट जो होती है वो अनुमति दे देती है क्रॉस एग्जामिनेशन के लिए। जब केस चलने लगता है तो दोनों पार्टी अपना अपना पक्ष रखती हैं और प्रूव करने की कोशिश करती हैं। केस फाइल होने के बाद में जो चेक जारी करता होता है और जो शिकायत करता था, दोनों के पास यह अपॉर्चुनिटी होती है कि केस को बीच में किसी भी चरण में सेटल कर सकता है। क्योंकि माने सुप्रीम कोर्ट ने 2010 में एक जजमेंट सुनाया था, दामोदर एस प्रभु बाबा सैयद लाल 2010 का जजमेंट है माने सुप्रीम कोर्ट का, जिसमें माने सुप्रीम कोर्ट ने कहा था जो चेक बाउंस केस का मामला होता है उसको किसी भी चरण में सेटल किया जा सकता है। बस ध्यान रहे इनके जो सेटलमेंट के अमाउंट होंगे, चेक अमाउंट पे 10%, 20%, क्रमशः 25% के साथ में केस को सेटल किया जा सकता है। अगर दोस्तों केस शुरुआती चरण में सेटल हो जाता है तो काफ़ी अच्छा होता है दोनों पार्टी के लिए, फिर केस आगे नहीं बढ़ता है। लेकिन अगर दोनों पार्टी आपस में समझौता नहीं कर पाती हैं तो केस को आगे बढ़ाया जाता है। दोस्तों एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है चेक बाउंस केस से संबंधित, 2018 में एक कानून में परिवर्तन किया गया था। एनआई एक्ट की धारा 143(a) में जो चेक जारी करता होता है वो आवेदन करके
केस को सेटल करने की कोशिश कर सकता है। जो चेक बाउंस का जो टोटल अमाउंट होता है उस पर 20% के साथ में भी केस को सेटल करने के लिए आवेदन या निवेदन कर सकता है। इसके बाद में अंतिम बहस होती है, फिर कोर्ट द्वारा फैसला सुनाया जाता है। इस केस में चेक बाउंस के मामले में मैक्सिमम 2 साल की सजा का प्रावधान है और चेक अमाउंट पर जो होता है मैक्सिमम चेक अमाउंट का डबल का जुर्माना लगा सकता है, बट इतना लगाते नहीं है। बट मैक्सिमम जो पावर होता है को वो इतना ही होता है। जैसा कि आप लोगों को बता चुका हूँ, जो चेक बाउंस केस का जो मामला होता है वो होता है जमानती अपराध होता है, यानी कि इसमें बेल मिल जाती है, नॉन अवेलेबल नहीं होता है। दोस्तों आशा करता हूँ चेक बाउंस केस से संबंधित ये जो पूरा स्टेज होता है, जो स्टेप बाय स्टेप होकर आपका केस इस स्टेप से इस सर्कल से गुजरता है, वो सारी चीज़ें आप लोग समझ गए होंगे। अगर इसके बावजूद अगर आपका कोई सवाल है तो कमेंट कीजिए, और वीडियो की अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, और किसी और के काम आ सकता है तो शेयर कीजिए। आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में ऐसे एक रोचक केस को लेकर। तब तक के लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।